दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th सोशल साइंस फॉर सॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अब इसके बाद जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे पूछा गया था दोस्तों। सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला है दोस्तों 1971 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों 25 वर्ष के ऊपर के पुरुष एवं महिलाएं। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों कि यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त दोनों। ठीक है। बहुपद पर आधारित शासन और विशेष अधिकारों का विरोध। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड नंबर का कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चौथा है दोस्तों स्थायी पूंजी नहीं है। तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। वो है दोस्तों सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है लोकतंत्र। तो इसका आंसर है दोस्तों शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा दोस्तों भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये दोस्तों प्रारूप समिति यानी कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप कमेटी या समिति दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो उसे द्वीप कहते हैं। और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर है कंप्यूटर। तो ये थे आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है दोस्तों चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाला कर कहलाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों दशमांब कर। ठीक है, दशमांब कर। नेक्स्ट आता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो इसका आंसर है दोस्तों 97°25। ठीक है, तो ये पूर्वांतर जो है आपका सही है। इसके बाद दोस्तों थर्ड आता है हर साल भारत में 26 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो इसका आंसर है दोस्तों गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा चौथा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पूछा गया है कि पहला यह है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी। सेकंड आता है भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों मालवान और मन्नार द्वीप। ठीक है, मालवान और मल्लार द्वीप दोस्तों भारत के उन दो द्वीपों का नाम है जो प्रवाल भित्ति के हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो स्त्रियों और पुरुषों। ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों। ठीक है, और किनके बीच दोस्तों? इसके बाद जो है वो है कि अल्पसंख्यक जो गोरे अल्पसंख्यक उनका जो है दोस्तों अश्वेत बहुसंख्यकों के साथ टकराव आवश्यक था। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा क्वेश्चन इसमें कि पालमपुर गांव की कोई एक गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखिए। तो रिक्शा वाले। ठीक है, और क्या तांगे वाले आदि जो हैं जैसे अनेक परिवहन साधन पालमपुर गांव में स्थित हैं। परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि पांचवा जिसमें आपसे पूछे जाते हैं सत्य। पहला इंग्लैंड में के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे। तो ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम का प्रावधान रहता है। तो आपका ये भी सत्य है।
और पांचवा है चौथा है दोस्तों कालाबाजारी का अर्थ व्यवस्था हिस्सा होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग के तीनों जो है वो सत्य हैं और उसके बाद जो लास्ट चौथे नंबर का है केवल वो ही असत्य है। तो ये तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद छठवें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे, दो दार्शनिक के नाम लिखिए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है इसका सॉल्यूशन निकालने में। तो चलिए छठवें क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो दोस्तों जो छठवें क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये उसके अथवा वाले का आंसर है। जो मैं छठवा क्वेश्चन है उसके अथवा का ये आंसर है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर पूरा आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पर हेडिंग डली हुई है खूनी रविवार। इसमें लिखा है कि 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों को एक जुलूस पर गोलियां बरसाई। ठीक है, गोलियां बरसाई जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन को चूंकि खूनी रविवार इसलिए कहा गया था। ठीक है, यह घटना रविवार के दिन हुई थी, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी। इसके बाद दोस्तों सातवें क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था कि उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये था आपके सातवें क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपका आठवां क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में कोई तीन तर्क लिखिए। अथवा वाले का आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र के पक्ष में तीन तर्क देखते हैं। ठीक है, तो पहला तर्क है दोस्तों लोकतंत्र परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा है कि लोकतंत्र व्यक्ति को महत्व देता है। तीसरा है लोकतंत्र अपने गुस्से को भी दिखाने की पूरी आजादी देता है। इसके बाद चलिए दोस्तों अब देखते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो। कि शासक हमेशा बदलते रहते हैं जो अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। और दूसरा जो है इसके विपक्ष में तर्क वो है कि लोकतंत्र में निर्णय में देरी होती है। और तीसरा है दोस्तों लोकतंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नवे क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पैसे कमाने और व्यय करने से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल हैं। गैर आर्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं होती हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आता है नेक्स्ट है दूसरा कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ये ये क्रियाएं देश सेवा धार्मिक कर्तव्य से जुड़ी होती हैं। ठीक है, या में की जाती हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दोस्तों मैंने 10वें क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो उसका आंसर की वीडियो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर।
इसका आंसर है कि किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके मोहरम से ही उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के नागरिकों के हितों के करने का एक मूल ढांचा होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण होता है। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 में 14 जुलाई 1789 ईसा पूर्व को बास्तील की घटना से शुरू हुआ। फ्रांस का एक वर्ग, ठीक है, सह पदारियों, ठीक है, समानता और उच्च पदों के अधिकारियों जो बेसल एवं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, वही साधारण वर्ग की दशा बदतर थी। राजा की निरंकुरता, दुर्व्यवस्था एवं कुशासन से फ्रांस की साधारण जनता उब चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईसा पूर्व को फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16 एवं रानी मैरी अंतोआन को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस की क्रांति के कारण जो थे वो थे दोस्तों राजनीतिक कारण। तो उसमें था कि राजा की निरंकुशता, अयोग्यता एवं अव्यवस्थित शासन से फ्रांस की जनता तंग आ चुकी थी। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों इसी में कि धनी पदवी सामंत एवं उच्च अधिकारी राजकीय करों से मुक्त थे, वहीं निम्न वर्ग करों के बोझ से दबी थी। नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक कारण। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होने के कारण राजकोष खाली होता जा रहा था, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरित हुए लोग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सामाजिक कारण। तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग, धर्माधिकारी आते थे, ठीक है, और उच्च पदारों वर्ग विशेष अधिकारों से युक्त थे। फ्रांस की जनता इस वर्ग के शोषण से अब उब चुकी थी और फ्रांसीसी के लिए प्रेरित हो गई, फ्रांसीसी आंदोलन के लिए दोस्तों प्रेरित हो गई। इसके बाद दोस्तों 13वां आता है जिसमें आपसे पूछा गया था कि दोस्तों कि स्टालिन का जो है सामूहिकीकरण कार्यक्रम को समझाइए, ठीक है। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया था, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है दोस्तों अनाज की कमी को देखते हुए रूस में स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है नेक्स्ट पूछा गया था, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसीलिए राज्य के नियंत्रण में छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर एक विशाल जमीन का टुकड़ा बनाया जाना था। थर्ड आता है दोस्तों कि राज्य सभी किसानों को मजबूर करती थी कि सामूहिक खेती करें, और चौथा है कि सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकीकरण प्रक्रिया कहलाया। इसके बाद दोस्तों 14वां क्वेश्चन आता है। तो 14वें क्वेश्चन में पूछा था कि भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी मैदान पर, तो दोस्तों है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, लाखों वर्षों से में हिमालय का निक्षेप हुआ है, इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तीसरा दोस्तों यह भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र
के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। चलिए दोस्तों 14वां देखते हैं कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दो की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों 15वें क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन था कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो इसमें दोस्तों आंसर है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अत्यंत भूमिका है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्वस्थ व्यक्ति में का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। दूसरा दोस्तों आमतौर पर देखा जाता है कि एक स्वस्थ कर्मचारी अधिक कार्य कर सकता है क्योंकि उसका स्वस्थ उसे इसके लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वस्थ किसी व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन की समस्याओं से आसानी से लड़ सकता है। चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति में काम करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। नेक्स्ट है मानव का विकास शिक्षा और स्वास्थ्य से विकसित होता है जिससे मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने को अलग अलग कौन से तरीके हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आधुनिक सिंचाई सुविधा का उपयोग करके एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है कि HIV बीज का उपयोग करके भी एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। थर्ड है उर्वरकों का उपयोग करके तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों जैसे रसायनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और चौथा है आधुनिक मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, संयोजक, थ्रेसर, ड्रिलिंग मशीन, मोटर्स आदि का उपयोग करके भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा है दोस्तों की बिजली चलित नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण पालमपुर में पारंपरिक किस्मों से उगाई गई गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, परंतु HIV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया थी कि फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग के रूप में क्यों जाना जाता है, कारण लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ठीक है सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है क्योंकि रोबेस्पियर जोकोविन का नेता इन्होंने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। दूसरा दोस्तों इसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीति दलों के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। न्यायालय यदि उन्हें दोषी पाता तो गिलगेट पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि रोबेक्टर सरकार के कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि गोरख एवं बाबरोटी की राशन की गई। नेक्स्ट है महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट आता है दोस्तों छठवां कि रोबेस्पियर ने अपनी जातियों को इतनी सख्ती से लागू किया नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अगले दिन ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही आते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन पर जिसमें आपसे पूछा गया था कि पालनपुर की कहानी में मोजले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया था। तो ये है दोस्तों 18वें का आंसर कि मोजले और बड़े किसान अपनी खुद की बचत से या बैंकों से कृषि के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं। वे प्रतिवर्ष की बचत को जोड़कर अपनी स्थिर पूंजी को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरी ओर छोटे किसानों को कृषि के लिए पूंजी हेतु बड़े किसानों, गांव के साहूकार या व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है। 19वां है दोस्तों आप देख सकते हैं जिसमें आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधानिक की उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका के में बयानित किन्हीं 5 मूल्यों का उल्लेख कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय
उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है विचार मत, विश्वास, धर्म तथा उपासना कराना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पद और अवसर की समानता देना। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करना। दोस्तों इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि उद्देशित करती है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है। नेक्स्ट है दोस्तों उद्देशित करती है कि भारत भारतीय राज्य की प्रकृति है, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है। नेक्स्ट है दोस्तों उद्देशित करती है कि भारत के लोगों को उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना। ठीक है, तो ये भारत की संविधान की प्रस्तावना का जो है दोस्तों दर्शन कराया है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देशित करती है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है 20वां, जिसमें आपसे पूछा गया था कि लोकतंत्र की कोई पांच विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो है उसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि पहली है लोकतंत्र में एक से दूसरे के अंतरों का सम्मान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उन्हें काम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों जनता के पास यह अधिकार होना चाहिए कि यदि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अपना काम सही तरीके से ना करे तो उसे वापस बुला लिया जाए। तीसरा है दोस्तों लोगों के बीच मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद जो चौथा आता है दोस्तों वो है कि अल्पसंख्यकों और वंचितों को उचित अधिकार उपलब्ध करने चाहिए। नेक्स्ट है निर्वाचित नेताओं को भौतिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और छठवा दोस्तों सभी के लिए समान अधिकार उपलब्ध हो, धर्म, जाति, रंग व लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट है वो है सरकार को जनता के सवालों का सही उत्तर देना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसका आंसर कुछ इस प्रकार है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र चाहे किसी भी प्रकार की हो उसके द्वारा आवश्यक रूप से कुछ सामान्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, कैप्स के अनुसार प्रत्येक अर्थशास्त्र को मौलिक निर्णय लेने होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी, वैसे भी थोड़ी बड़ी हो ही गई है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 23वां, तो आप यहाँ पर उसका भी आंसर देख सकते हैं कि स्थापन वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जब किसी वस्तु का प्रयोग किसी वस्तु के अभाव में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो 24वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है वो है आपका दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि वस्तु विशेष कीमत, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही टाइम लगा है। तो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसके बाद जैसे भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये वीडियो देखने